प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा सुहेलदेव स्मारक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखेंगे आधारशिला। बहराइच स्थित चित्तौरा में बनाया जा रहा है सुहेलदेव स्मारक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। मार्च महीने से देश भर में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का किया जाएगा कोविड टीकाकरण। देश भर में अब तक 85 लाख से अधिक हेल्थ एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स का किया जा चुका है टीकाकरण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मथुरा में कहा कि अगले 2 वर्षों में यमुना नदी गंगा की भांति स्वच्छ और निर्मल हो जाएगी, जिसके लिए 5000 करोड़ रुपए की कार्य योजना चलाई जा रही है। और देश भर में आज से टोल प्लाजा पर फास्टैग किया गया अनिवार्य। अब नगद भुगतान मान्य नहीं होगा। इससे वाहनों को समय की बचत, ईंधन की बचत होगी और प्रतीक्षा समय में कमी आएगी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखेंगे। यह कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के बहराइच जिले में आयोजित किया जा रहा है। परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की एक अश्वरोही प्रतिमा का स्थापना करना और कैफेटेरिया, गेस्ट हाउस तथा बच्चों के पार्क जैसे विभिन्न पर्यटक सुविधाओं का विकास करना शामिल है। इस स्मारक स्थल के विकास से देश महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथाओं से बेहतर तरीके से परिचित हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुनियादी ढांचा क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन के रोड मैप के परामर्श के लिए वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार में प्रमुख वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि, सलाहकार और विषय विशेषज्ञ सहित 200 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने और क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करने के साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास की गति और गुणवत्ता में सुधार पर विचार किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नए भू-स्थानिक आंकड़ों और मानचित्र नियमों, जियो स्पेशल दिशा निर्देश की मदद से आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी और देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल कर पाएगा। इस बाबत दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इनसे स्टार्टअप और मैपिंग इनोवेटिव को बढ़ावा मिलेगा। इससे छोटे कारोबारी भी सशक्त होंगे। देश में मानचित्र निर्माण अब पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त हो गया है। इस मकसद से डेटा सेट्स के मानचित्र बनाने और लोकतंत्रीकरण के लिए केंद्र सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इससे जुड़े दिशा निर्देश का मसौदा पत्र जारी किया। सरकार का ये ऐतिहासिक कदम भू-स्थानिक मानचित्र निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने सरकार के इस फैसले को भू-स्थानिक उद्योगों के लिए अहम करार दिया। We strongly feel that geospatial data is critical for success of modern industry, offering location-based services such as e-commerce, delivery and logistics, urban transport, and it is also essential for traditional sectors of economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए ट्वीट किया कि सरकार ने डिजिटल इंडिया के लिए विशेष जोर दिया है और ये फैसला देश के स्टार्टअप अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने इसे कृषि क्षेत्र के लिए भी लाभकारी करार देते हुए लिखा कि किसानों को भी इससे लाभ होगा। केंद्र सरकार का ये कदम आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे डेटा को सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड मैपिंग would no longer be confined only as a tool to take care of the security areas, but also as a major tool for the development. We have now actually entered a phase or an era where space technology has virtually entered every Indian household in one way or the other. दरअसल भू-स्थानिक डेटा का संकलन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर मानचित्र तैयार कर विश्लेषण करने में मददगार होता है।
जिसकी बदौलत जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सटीक सूचना मिलती है। भूस्थानिक डेटा का ही प्रयोग कर कई तरह से उपकरणों का विकास, उनकी कार्यकुशलता और दक्षता में बढ़ोतरी आसानी से की जा सकती है। बात चाहे मौसम संबंधी प्रबंधन की हो या आपदा प्रबंधन की या जल संसाधनों के प्रबंध की, कई क्षेत्रों में भूस्थानिक डेटा का उपयोग किया जा रहा है। भूस्थानिक डेटा आधुनिक डिजिटल इकोसिस्टम का अहम भाग है और ये देश के विकास के साथ ही सतत विकास में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय अवसर के लिए भी जरूरी है। ये फैसला अंतरिक्ष क्षेत्र को भी मजबूती देगा। देश में लगातार टीकाकरण जारी है। अब तक 85 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं मार्च के महीने में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस बीच गुजरात के 4 शहरों में 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट शामिल हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू के समय में 1 घंटे की कमी की गई है। देश भर में जारी टीकाकरण अभियान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसने कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूती प्रदान की है। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चों पर तैनात कर्मियों के लिए अभी 2 वैक्सीन उपलब्ध है, जो 16 जनवरी से लगातार इन्हें दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 80 से 85 लाख स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। 20-25 देशों को सरकार वैक्सीन देने की स्थिति में है और मार्च के महीने में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जो एक बड़ी कैटेगरी है 50 साल से ऊपर के लोग, इनको भी मार्च के महीने में हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ रहे हैं। और खाली ये 2 वैक्सीन नहीं, कम से कम 18-20 वैक्सीन के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। देश भर में जारी टीकाकरण अभियान तेजी से गति पकड़ रहा है। सोमवार के दिन 61,000 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ। देश में अब तक कुल 85 लाख से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कुल टीकाकरण जो अब तक हुआ है वो है 85,16,385 लाभार्थियों का। इनमें से जो हेल्थ केयर वर्कर्स जिनका टीकाकरण हुआ है उनकी संख्या है 61,54,894, जिनमें से कि पहली डोज जो प्रथम टीका 60,57,162 लाभार्थियों को दिया गया है और सेकेंड डोज जो दूसरा टीका इस टीकाकरण के अंतर्गत है वो 97,732 लाभार्थियों को दिया गया है। देश में कोविड के सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। 3 राज्यों केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुल सक्रिय मामलों के करीब 77% मामले दर्ज हुए हैं। केरल और महाराष्ट्र दोनों का कुल प्रतिशत 74.72 है। केरल में सबसे अधिक 4,612 प्रतिदिन नए मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 4,092 और तमिलनाडु में 470 नए मामले दर्ज हुए हैं। प्रतिदिन होने वाली मौतों में से 80% 6 राज्यों में दर्ज हुई। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 40 मौतें हुई हैं, जो कि प्रतिदिन हो रही मौतों का 44.44% है। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में छात्रों के लिए कॉलेज खोल दिए गए हैं। जो फिजिकल अफेयरेंस आज हम कर रहे हैं बहुत टाइम बाद, नियरली 1 ईयर के बाद हम कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव हो रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अभी भी ढिलाई नहीं बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि लोग कोरोना को लेकर सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के साथ साथ सोशल वैक्सीन भी जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आई है कि अभी तो वैक्सीन भी आ गई है और कोविड के केसेस भी बहुत कम हो गए हैं, इसलिए मास्क लगाओ या ना लगाओ, मास्क को घर में छोड़ के आओ, मास्क को गले पर लटका कर रखो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो वैक्सीन आ ही गई है। प्रिकॉशंस लेना है, जिसको पूरे 1 साल में सोशल वैक्सीन का नाम देता रहा। अभी भले ही सोशल वैक्सीन के साथ रियल वैक्सीन भी आ गई है। एक तरफ रियल वैक्सीन का इस्तेमाल करना है, एक तरफ इस सोशल वैक्सीन का भी इस्तेमाल करना है। गौरतलब है कि देश में अभी कुल सक्रिय मामले तकरीबन 1.39 लाख हैं। ये संख्या देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.28% है। एक दिन के भीतर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
5,000 से कम सक्रिय मामले दर्ज किए गए। मथुरा के वृंदावन में आज से आयोजित होने वाले वैष्णव कुंभ मेला बैठक को भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार संकल्पित है। यहां वृंदावन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना शुद्धिकरण के बारे में कहा कि केंद्र सरकार नमामि गंगे परियोजना के तहत यमुना की सफाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले 2 वर्षों में ये नदी भी गंगा के समान निर्मल हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने वृंदावन में हरिद्वार कुंभ के पूर्व होने वाली 40 दिवसीय वैष्णव बैठक के अवसर पर यमुना की साफ सफाई का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि जल संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है। इसका पट तैयार हो चुका है, जल्द कानून को लागू कर दिया जाएगा। कानून के अनुपालन के लिए महज 6 महीने का समय दिया जाएगा। था कि गंगा का अभिप्रेत गंगा, यमुना और गंगा की सारी सहायक नदियां हैं। अब हमने दूसरे चरण में सभी सहायक नदियों पर एक साथ तेजी के साथ काम प्रारंभ किया है। यमुना जी पर भी जो योजना बनी है उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे यमुना के क्षेत्र के 4,000 मिलियन लीटर पानी, लगभग 40 करोड़ लीटर पानी रोज ट्रीटमेंट का जो है परियोजनाओं पे काम शुरू हो गया है। लगभग 50 करोड़ लीटर पानी की शुद्धिकरण के और जो है योजनाएं अभी प्रस्तावित हैं। मैं ये मानता हूं कि आने वाले 2 साल में जिस तरह की परिस्थिति गंगा में बनी है, ठीक उसी तरह की परिस्थिति यमुना जी में भी देखने को मिलेगी। भारत सरकार ने जो कुछ भी संकल्पित किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाने के लिए अविरल गंगा, निर्मल गंगा, अविरल यमुना, निर्मल यमुना बनाने के दृष्टि से आदरणीय गजेंद्र जी ने जितने भी प्रस्ताव रखे उनको सबको अक्षरशः पालन करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पूरी तरीके से यमुना जी निर्मल हो, अविरल हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है और समस्त कार्यक्रमों को हम लोग पूर्ण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप की नई निजता पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबड़े ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप भले ही $2 से $3 ट्रिलियन की कंपनी हो, लेकिन हमारे लिए लोगों की निजता ज्यादा कीमती है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। व्हाट्सएप ने इस साल जनवरी में नई निजता पॉलिसी लाई थी। नई निजता पॉलिसी पर रोक लगाने वाली याचिका पर अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर अभ्युदय कोचिंग योजना की शुरुआत की। उन्होंने इस दौरान अभ्युदय कोचिंग योजना में पंजीकृत अभ्यर्थियों से संवाद भी किया। अब तक लगभग 5 लाख छात्र छात्राओं ने अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत पंजीकरण कराया है और लगभग 50,000 परीक्षार्थियों को ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से शनिवार को इस योजना के तहत ऑफलाइन प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया। इस महत्वाकांक्षी कोचिंग योजना के तहत बसंत पंचमी यानी आज से पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत अभ्यर्थियों को IAS, PCS, नीट, JEE, बैंकिंग, TET जैसी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हुए प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी छात्र छात्राओं को परीक्षा संबंधी टिप्स देने के साथ तैयारी कराएंगे। ये योजना प्रदेश के सभी मंडलों में शुरू की जा रही है और इसे जल्द ही जनपद स्तर तक बढ़ाए जाने की योजना है। ये परिणाम किस रूप में आते थे हर व्यक्ति जान सकता है। क्या किया युवाओं ने किस प्रकार के आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले 4 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा पूरी पारदर्शी तरीके से इस पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और पारदर्शी तरीके से 4 लाख युवाओं को अब तक हम प्रदेश में नौकरी दे चुके हैं। 4 लाख नौजवानों को कोई नहीं कर सकता कि एक भी नौकरी के नाम पर किसी ने सिफारिश की होगी या किसी ने कहीं से कोई सिफारिश करवाया करने का दुसाहस भी किया होगा। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और ये इसलिए जिससे अच्छे और दक्ष लोग जब इस फील्ड में आएंगे तो जनता को भी अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से देने में सफल होंगे और ये अभ्युदय योजना उसी का हिस्सा है। उसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। बसंत पंचमी का दिन और बसंत पंचमी के दिन जिनका सिलेक्शन हुआ है पहले चरण में वे सभी इस योजना के साथ जाकर के अपनी क्लास को अटेंड करेंगे। पहली फिजिकल भी और वर्चुअल क्लास भी कल हर एक संस्थान में, अभ्युदय के हर एक संस्थान में पहले दिन ये कार्ययोजना के लिए कार्ययोजना बनाई गई। जिनको फिजिकली वहां अटेंड करना होगा वे लोग वहां जाएंगे।
व्यवस्था भी होनी चाहिए, एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए जिससे हम बेहतर तरीके से इसे आगे बढ़ा सकेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के युवाओं के लिए हम कुछ नया कर पा रहे हैं। यह अभ्युदय योजना अपने प्रदेश की युवा ऊर्जा को समर्पित है और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ लेकर के आप लोग प्रदेश का हमारा युवा देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा बनाएगा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देगा। अच्छी फैकल्टी हर जगह उपलब्ध हो सकती है, लेकिन हमने इसमें कुछ अलग करके दिखाया। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही जिन्होंने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी में पहुंच करके सफलता का परचम पहनाया है, उन लोगों को भी हमने इसके साथ जोड़ा है। अपने सभी IAS, IPS, IFS, DCS और इस फील्ड के जितने भी हमारे वरिष्ठ जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं, उनको लेने के साथ ही मेडिकल के और IIT के क्षेत्र में या NDA और CDS की परीक्षा के लिए भी जो अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं, सबके इस क्षेत्र में जिन लोगों ने भी कार्य किया है, इन लोगों को भी इसके साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शुरुआत अच्छी हुई है तो इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। और मैं आने वाले समय में देखूंगा कि आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश छाया हुआ दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश का युवा छाया हुआ उत्तर प्रदेश सरकार ने IAS, IPS, PCS, NDS, CDS, नीट और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्युदय योजना आरंभ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना में चयनित वाराणसी के छात्र कपिल दुबे से संवाद किया। इस योजना के तहत ऐसे सभी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी जो इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो नहीं कर पाते हैं। कोचिंग में पढ़ाई 16 फरवरी से शुरू होगी। अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के साथ ऑफलाइन कक्षाएं भी लगाई जाएंगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी उपस्थित थे। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के साथ साथ जिले के अन्य IAS, IPCS, PCS, PPS सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी क्लास लेंगे और बच्चों को अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करेंगे। कि कैसे उन्होंने अभ्युदय योजना को आरंभ किया, क्या विचार थे उनके उसके पीछे, यही जानने की हमारी उत्सुकता थी कि यह योजना बनाने के पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या लक्ष्य था। तो उन्होंने आज मुझे वो डिटेल में बताया। क्या बात? उन्होंने यह बताया कि इस योजना में हमारे कोरोना काल से संबंधित जितने छात्र थे, जो प्रभावित छात्र जिनको या सुविधाएं से वंचित हो जाया करते थे, वह पुनः इस सुविधा को ले सकते हैं। अपने घर बैठे महंगी कोचिंग और संस्थाओं में जाए बिना वो अपने घर के समीप आकर या अपने घर के मंडलों में आकर यह सुविधा ले सकते हैं। ये जो स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री जी ने, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो ये कंपटीशन है ये सबसे टफ कंपटीशन रहा है। और इस साल भी जो UPSC 2019 का जो रिज़ल्ट आया था उसमें बहुत ही कम बच्चे थे उत्तर प्रदेश से। तो ये जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। काफ़ी 1 साल 2 साल से जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत होगा, और इस साल से भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही अब टोल पर नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ये व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार अगर कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। मंत्रालय M और N श्रेणी के वाहनों में इस वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर चुका है। M श्रेणी में यात्री वाहनों को रखा गया है, जबकि N श्रेणी में माल ढुलाई वाले वाहन आते हैं। ऐसे वाहनों में कुछ व्यक्ति भी यात्रा कर सकते हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 58 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में ही 122 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या 2974 है। उन्होंने कहा कि रिकवरी का प्रतिशत 98.06 है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के
मात्र 58 प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 122 है और एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या अब कम होकर के 2974 रह गई है। पिछली बार 30 मई 2020 को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 3000 से कम थी और आज 30 मई 2020 के बाद 15 फरवरी को अर्थात 8.5 महीने के पश्चात हम पुनः उस स्तर पर आ गए हैं जब संक्रमण प्रदेश में बहुत ही कम हो गया है और एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 3000 से कम हो गई है। अपर प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आज निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ कर दिया है, जिसमें आईएएस, पीसीएस, बैंक, एनडीए, सीडीएस के छात्र कोचिंग ग्रहण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन कोचिंग की शुरुआत कल से हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि धान खरीद में रिकॉर्ड खरीदारी दर्ज की जा रही है। अब तक 91 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है और एमएसपी पर खरीदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है और उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टीका लगाने वाला प्रदेश बन गया है। उन्होंने बताया इसकी तारीफ WHO समेत कई संस्थानों ने की है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए फ्री निःशुल्क कोचिंग का एक योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, आईएएस, पीसीएस, इकोनॉमिक सर्विस, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, ये इस प्रकार के जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 प्रकार से होगा। निःशुल्क वर्चुअल तो सभी के लिए रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल प्रथम चरण में मंडलों पर ये साक्षात क्लासेस शुरू की गई हैं, जिसके लिए टेस्ट लिया गया था और जो टेस्ट में उत्तीर्ण हुए लगभग 25,000 छात्र, उनको चयनित करके उनकी कक्षाएं कल से पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो जाएंगी। 1971 में भारत पाक युद्ध के वीर सपूतों की वीरता और बलिदान के सम्मान में नई दिल्ली से रवाना की गई विजय मशाल कल लखनऊ पहुंची। लखनऊ कैंट में विजय मशाल पहुंचने पर 1971 युद्ध के वीर जाबाजों और उनके निकटतम परिजनों की उपस्थिति में मध्य यूपी सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल राजीव शर्मा ने विजय मशाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। विजय मशाल के आगमन पर एक स्मारक दौड़ और आर्मी बैंड द्वारा प्रदर्शन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य कमान के प्रवक्ता शांतनु सिंह ने बताया कि विजय मशाल अपनी यात्रा में लखनऊ से रवाना होने से पहले उन्नाव और फतेहगढ़ सहित मध्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेगी। अपने प्रवास के दौरान विजय मशाल के सम्मान में विभिन्न स्कूलों और विश्वविद्यालयों द्वारा कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस भ्रमण के दौरान हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और 1971 के युद्ध के वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। जो 4 स्वर्णिम विजय मशाल 16 दिसंबर 2020 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलाई थी, ये 1971 के युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के जो सेलिब्रेशन चल रहे हैं उसके तहत पूरे देश पे भ्रमण कर रही हैं। इन 4 में से एक मशाल आज लखनऊ पहुंची है और ये करीब ये यहाँ लखनऊ कुछ दिन तक रहेगी और आसपास के क्षेत्रों में जैसे उन्नाव, फतेहगढ़ और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जाएगी, जिसके बाद ये पूर्व की तरफ बढ़ेगी। ये स्वर्णिम विजय वर्ष के सेलिब्रेशंस के पार्ट में यहाँ पे बैंड परफॉर्मेंस था। यहाँ पे 1971 के युद्ध के वेटरन्स थे और उनके परिवारजन भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये विक्ट्री फ्लेम का स्वर्णिम विजय मशाल का यहाँ स्वागत किया गया। ये मशाल आसपास के क्षेत्रों में जाएगी, कई स्कूल्स में भी जाएगी जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स इसका वेलकम करेंगे और इस तरीके के कार्यक्रम अगले कई दिनों तक प्लान है, जिसके बाद लखनऊ से आगे ये मशाल बढ़ेगी। देश भर में आज बसंत पंचमी का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बसंत का उत्सव प्रकृति का उत्सव है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विशेष तौर से पूजा की जाती है। इस दिन विद्यार्थी, लेखक और कलाकार देवी सरस्वती की उपासना करते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। स्कूलों में इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ मास में शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पतंग उड़ाते हैं और मीठे पीले रंग के चावल का सेवन करते हैं।
पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना जाता है। ट्विटर टूल किट कैंपेन मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार दिशा रवि की करीबी मित्र और वकील निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। निकिता जैकब 11 फरवरी को पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने का भरोसा देने के बाद 3 दिनों से फरार हैं। टूल किट गूगल दस्तावेज के प्लान के जरिए देश को अस्थिर करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश के मामले में लगातार परतें खुलती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इस केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े खुलासे किए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली में किसान आंदोलन और फिर ट्रैक्टर रैली की हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर निगरानी के दौरान उसे टूल किट गूगल दस्तावेज मिला। टूल किट में ट्विटर के जरिए किसी अभियान को ट्रेंड कराने से संबंधित दिशा निर्देश और सामग्री होती है। इसकी पूरी जांच पड़ताल से पता चला कि इसकी पूरी साजिश के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी और इसमें देश के कुछ लोगों के साथ ही खालिस्तान समर्थक संगठनों का भी हाथ था। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। The main aim of the toolkit was to create misinformation and disaffection against the lawfully enacted government. The toolkit sought to artificially amplify the fake news through various tweets which they have created in the form of a tweet bank. दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट दस्तावेज में भारत को अस्थिर करने, सांस्कृतिक विरासत पर चोट करने और कुछ दूतावासों पर हमले की योजना थी। पुलिस के मुताबिक टूल किट के प्लान के मुताबिक ही चीजें अमल में लाई गईं। टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वकील निकिता जैकब ने इस टूल किट को तैयार किया और इसमें उसके दोस्त शांतनु ने भी अहम भूमिका निभाई। शांतनु इंजीनियर है और उसी एनजीओ से जुड़ा है जिससे निकिता भी जुड़ी है। शांतनु की ईमेल आईडी से ये दस्तावेज तैयार किया गया। इन दोनों के साथ दिशा रवि भी इस काम में मददगार थी। टूल किट को दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग के साथ टेलीग्राम के जरिए साझा किया। ये तीनों। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा सुहेल देव स्मारक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखेंगे आधारशिला। बहराइच स्थित चित्तौरा में बनाया जा रहा है सुहेल देव स्मारक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। मार्च महीने से देश भर में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का किया जाएगा कोविड टीकाकरण। देश भर में अब तक 85 लाख से अधिक हेल्थ एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स का किया जा चुका है टीकाकरण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मथुरा में कहा कि अगले 2 वर्षों में यमुना नदी गंगा की भांति स्वच्छ और निर्मल हो जाएगी, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना चलाई जा रही है। और देश भर में आज से टोल प्लाजा पर फास्टैग किया गया अनिवार्य। अब नगद भुगतान मान्य नहीं होगा। इससे वाहनों को समय की बचत, ईंधन की बचत होगी और प्रतीक्षा समय में कमी आएगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।